एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अलग-अलग शेप्स आपने शायद पहले देखी होंगी। स्फेरिकल एस ऑर्बिटल, डंबेल जैसा पी ऑर्बिटल और इससे भी कॉम्प्लेक्स डी और एफ ऑर्बिटल्स। लेकिन सवाल है, ये शेप्स आती कहाँ से है? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी प्लैनेट की तरह इस शेप में घूम नहीं रहा होता। क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को एक वेव फंक्शन साई से डिस्क्राइब किया जाता है और साई स्क्वायर हमें बताता है कि स्पेस के किस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, जिसे मैथमेटिकली हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ रो डेंसिटी वेव फंक्शन साई का स्क्वायर के बराबर होता है और साई इटसेल्फ रेडियस आर, थीटा और फाई का फंक्शन होता है। लेकिन ये वेव फंक्शन आती कहाँ से है? इसे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके ऑब्टेन किया जाता है। इस वीडियो में हम इक्वेशन को डिराइव नहीं करेंगे, हालांकि हम एक सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे और उससे रिलेट करके हम देखेंगे कि सिमिलर पाथ फॉलो करके हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल डेरिवेशन हम एक्चुअली अंडर ग्रेड लेवल में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सीधे उसके सॉल्यूशन को यूज करके देखेंगे कि मैथमेटिक्स किस तरह इन ऑर्बिटल शेप्स में बदलती है। हालांकि हम वेव फंक्शन को इस लेवल पे डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, हम एक सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ले सकते हैं और फिर हम उसे सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन को डिराइव करते हैं और उससे हम फिर कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे हम हायर क्लास में वेव को हम श्रोडिंगर इक्वेशन से सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। डी एफ इक्वल्स टू के एफ, जहाँ पे यहाँ पे डी क्या है, एक ऑपरेटर है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन में एच हैट एक ऑपरेटर होता है जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। और इस साइड ये एक के क्या है, एक कांस्टेंट है। और एफ क्या है, मान लेते हैं एक फंक्शन ऑफ टी है, वन डी फंक्शन। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा डी, उसे हम कंसिडर करते हैं डी बाई डी टी। ठीक वैसे ही श्रोडिंगर श्रोडिंगर इक्वेशन में जो एच ऑपरेटर है वो होता है माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू म्यू डेल स्क्वायर माइनस जेड ऑफ ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑल्दो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग सकता है देखने में, पर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी टी है, वैसे भी यहाँ भी एक, ठीक वैसे भी यहाँ भी जो एच हैट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो डी हैट एफ क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू के एफ। तो डी एफ इज इक्वल टू के एफ और ये डी टी इधर आ जाएगा और ये एफ क्या है, फंक्शन ऑफ टी है। तो एफ टी को हम लोग इस साइड ले आते हैं, वन बाय एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन बाय एफ ऑफ टी डी एफ इज इक्वल टू के डी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वन ओवर एफ ऑफ टी डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल के डी टी। तो वन ओवर एफ ऑफ टी डी एफ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एल एन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इधर के टी प्लस अ कॉन्स्टेंट टर्म सी नॉट। तो एफ ऑफ टी फाइनली क्या होगा, टेकिंग एंटी लॉग ई ऑफ के टी प्लस सी नॉट is equal to e to the power c naught into e to the power kt। ओके, तो जनरल
मैथमेटिकल सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टेकन, उसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ए ई टू द पावर के टी, जहाँ जहाँ पे ई टू द पावर सी नॉट, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग ए मानते हैं, लेकिन सिंस ए एन के जो यहाँ पे है, ए एन के, इट कैन टेक any value, so that this equation has infinitely many solution. तो हम लोग इस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो टू गेट स्पेसिफिक सॉल्यूशन वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। तो चलिए पहला बाउंड्री कंडीशन मानते हैं कि एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन का वैल्यू होगा उस इन्फिनिट टी पे, वो होगा 0। ये पहला बाउंड्री कंडीशन है। तो एफ टी 0 यानी ए ई टू द पावर के टी विल ऑल्सो टेंड्स टू 0। ओके, और ये तभी पॉसिबल होगा, दिस इज ओनली ट्रू इफ के विल बी नेगेटिव। हाउ? अगर के को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते तो ए ई टू द पावर के को मान लेते हैं नेगेटिव वैल्यू -1, तो -1 इंटू टी क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज ए बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी विच इज ए बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी विच टेंड्स टू 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग के को नेगेटिव लेते हैं। तो चलिए इस केस में हम लोग के को कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग -1 लेते हैं। के का वैल्यू मिल गया, अब हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दूसरा बाउंड्री कंडीशन को लेना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर कि एट टी टेंड्स टू 0, जो फंक्शन का वैल्यू होगा उस टी पे एट टी इक्वल टू 0 वो होगा 5। ओके, और यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि जो हम लोग बाउंड्री कंडीशन इस केस में ले रहे हैं, हम लोग आर्बिट्रेरी ले रहे हैं इस केस में, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है कि जो बाउंड्री कंडीशन होता है वो हम लोग लेते हैं फिजिकल कंडीशन के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पे एफ टी क्या है, 5। तो क्योंकि एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या था, ए ई टू द पावर के टी, तो एफ टी क्या है, 5 इज इक्वल टू ए ई टू द पावर की हमने क्या लिया था पिछले बाउंड्री कंडीशन में जो मिला था उससे -1 इंटू टी, और टी क्या है, 0। तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ए इक्वल्स टू 5। तो फाइनली जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ए क्या है, 5, और ई टू द पावर के क्या था, -1, यानी -1 टाइम्स टी इज इक्वल टू टी। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। इसके लिए फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स एफ। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ टी इज इक्वल टू 5 ई टू द पावर -t बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, और अगर हम इसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, ये टाइम एक्सिस, ये एफ ऑफ टी, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये क्या है, ग्राफ प्लॉट फॉर वन डायमेंशन फंक्शन। वन डायमेंशन क्यों,
क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है वो किसका है, टी का फंक्शन है। तो जो वेरिएबल है वहाँ एक ही वेरिएबल है, इसीलिए उसे हम लोग वन डायमेंशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं और हम लोग फाइनली सॉल्व कर सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। तो जैसा कि इस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने लिया था, डी एफ इज इक्वल टू के एफ, जहाँ पे जो ऑपरेटर था डी हैट वो डी डी टी था। यहाँ पे जो ऑपरेटर एच है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट क्या था के, यहाँ पे ई जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये क्या होता है, ये एनर्जी होता है। और यहाँ पे फंक्शन क्या था एफ, वो किस चीज़ का फंक्शन था, टी का। और यहाँ जो साई है वो फंक्शन होता है किस चीज़ का, थ्री डायमेंशनल फंक्शन आर, थीटा और फाई का। ठीक है। तो ठीक वैसे ही हम लोग सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ऑल्दो ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन बेसिक आइडिया इसका वही होगा जो हमने अभी इस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का देखा। ठीक हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, जनरल मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। और फिर हम लोग फाइनली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिजिकल बाउंड्री कंडीशन जो कि सेटिस्फाई करेगा क्वांटम मैकेनिक्स को। तो हम लोग को जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वेव फंक्शन का वो साई ऑफ साई एन एल एम, जो कि फंक्शन होगा आर, थीटा और फाई का थ्री डायमेंशनल फंक्शन, इक्वल्स टू आर एन एल आर वाई इंटू वाई एल एम थीटा फाई। ये क्या है, ये थ्री डी फंक्शन होगा जो कि फंक्शन होगा आर थीटा और फाई का। और यहाँ पे जो वेरिएबल है आर थीटा फाई, वो वेरिएबल क्या होता है, वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का वेरिएबल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया था फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू, जो फाइनल सॉल्यूशन मिला था हमें, जिसको हमने प्लॉट किया था दो एक्सिस पे, टाइम एक्सिस और फंक्शन ऑफ टी एक्सिस। इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक वैसे ही हम लोग जब इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरफ जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, थ्री डी ग्राफ, वो ये आर, ये एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं और ये एंगल को फाई लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आर, थीटा और फाई। यानी कि अगर हम लोग इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहे तो ये जो आर, अगर हम लोग आर वैल्यू पुट करते हैं, आर का वैल्यू कुछ होगा, थीटा का वैल्यू कुछ होगा, फाइव का वैल्यू कुछ होगा। तो अगर हम लोग इस तरफ आर थीटा और फाइव पुट करते हैं तो जो साई का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, उसको हम लोग प्लॉट करेंगे इस पॉइंट पे। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए, आर थीटा और फाइव के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हमें मिलेगा किसका, साई का। तो उससे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या होगा, वो थ्री डी ग्राफ होगा। ठीक है, वॉल्यूम जैसा। और हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअल ग्राफ जो प्लॉट करते हैं जिससे हम लोग को एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, वो हम लोग साई स्क्वायर का करते हैं। ठीक है। वो जो हमने पहले डिस्कस किया था, रो ऑफ आर थीटा फाई इज इक्वल टू साई ऑफ आर थीटा फाई होल स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग इसके लिए भी जो हम लोग ग्राफ मिलेगा वो ठीक वैसे ही मिलेगा,
बस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर साई का वैल्यू साई आर थीटा फाई का वैल्यू अगर 5 आता है, तो एक्चुअल जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे डेंसिटी के लिए वो क्या करेंगे, 5 को ना लेकर 25 को लेंगे। ठीक वैसे ही अगर साई का वैल्यू -2 आता है, तो हम लोग जो एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या करेंगे, -2 का होल स्क्वायर यानी 4। ठीक है? एक बात और, ये जो हमें फाइनल वेव फंक्शन मिला था श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्यूशन हमें सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। यानी ये इक्वेशन सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे कि हीलियम प्लस आयन और लिथियम 2 प्लस आयन के लिए एप्लीकेबल है। यानी ये जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ ये इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। और इसमें जो वेव फंक्शन है उसमें 3 वैल्यूज़ हैं n, l और m। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं? ये वैल्यूज़ जब आप हायर क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो ये इन वैल्यूज़ को आप लोग को ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और फिर ये कनेक्ट होता है इन तीनों क्वांटम नंबर से। और फिर हम लोग को जो वेव फंक्शन है वो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं। ये पार्ट जो आर है वो उसे रेडियल पार्ट कहते हैं, और ये जो वाई पार्ट है इसे हम लोग एंगुलर पार्ट बोलते हैं। और ये जो एन एल एम क्वांटम नंबर्स हैं, यहीं से डिसाइड होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसका शेप क्या होगा। अब सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, n1 l0 m0। इस कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के चारों तरफ सिमेट्रिक होती है, इसीलिए इसकी ओवरऑल शेप स्फेरिकल दिखाई देती है। अब l और m को 0 रखते हैं और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को बढ़ाते हैं, 2s, 3s, 4s। जैसे जैसे n बढ़ता है ऑर्बिटल का ओवरऑल साइज बढ़ता है। लेकिन सिर्फ साइज ही नहीं बदलता, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के अलग अलग रेडियल रीजन भी अपीयर होने लगते हैं, और इन रीजन के बीच नोड्स मौजूद होते हैं। लेकिन नोड्स होता क्या है? नोड वह लोकेशन या रीजन है जहां वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी साई इक्वल्स टू जीरो। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर से रिलेटेड होती है, इसलिए नोड पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो होती है, साई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यानी नोड वह रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, जिसको जिसको कि आप इस स्फेयर से देख सकते हैं। ये स्फेयर्स वो रीजन्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, और हायर एस ऑर्बिटल्स जैसे 2s, 3s और 4s के अंदर रेडियल नोड्स मौजूद होते हैं। ये रेडियल नोड्स न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल लेयर्स की तरह होते हैं, इसीलिए ऑर्बिटल को सिर्फ बाहर से देखने पर ये नोड्स दिखाई नहीं देते। किसी ऑर्बिटल में रेडियल नोड की संख्या n और l से डायरेक्टली कैलकुलेट की जा सकती है, जैसे रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस वन। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 1s ऑर्बिटल के लिए n1 l0, तो रेडियल नोड्स क्या होगा, 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसीलिए 1s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं होता। 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स होगा 2 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। इसीलिए 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है, और 3s ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स इक्वल्स टू 3 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, यानी दो रेडियल नोड्स। अब 4s ऑर्बिटल को देखते हैं, इसके लिए n4 l0, इसलिए रेडियल नोड्स क्या होगा, 4 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3।
यानी 4s ऑर्बिटल में 3 रेडियल नोड्स होते हैं। इन 3 नोड्स की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 4 अलग-अलग रेडियल रीजन में डिवाइडेड होती है। इन प्रोबेबिलिटी रीजन के बीच मौजूद 0 प्रोबेबिलिटी गैप्स ही रेडियल नोड्स हैं, जिसे कि आप इन तीनों स्फेरिकल नोड से देख सकते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को फिक्स रखते हैं और एंगुलर क्वांटम नंबर l को चेंज करते हैं। उदाहरण के लिए n 3 लेते हैं। अब l इक्वल्स टू 0 होता है, हमें 3s ऑर्बिटल मिलता है। जब l 1 होता है, हमें 3p ऑर्बिटल मिलता है। और जब l 2 होता है, हमें 3d ऑर्बिटल मिलता है। l बदलने पर वेव फंक्शन की एंगुलर स्ट्रक्चर बदलती है और इसीलिए ऑर्बिटल की शेप भी ड्रामेटिकली बदल जाती है। l का एक और इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। एंगुलर नोड्स की संख्या एग्जैक्टली l के बराबर होती है। एंगुलर नोड्स इक्वल्स टू l। इसीलिए s ऑर्बिटल में l इक्वल टू 0 तो कोई एंगुलर नोड नहीं। p ऑर्बिटल में l इक्वल्स टू 1 इसीलिए एक एंगुलर नोड। और d ऑर्बिटल में l इक्वल्स टू 2 इसीलिए दो एंगुलर नोड्स। अब p ऑर्बिटल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसके दो लोब्स के बीच एक प्लेन्स होता है जहां वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, यानी साई इक्वल्स टू 0। इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 0 होती है। यही p ऑर्बिटल्स का एंगुलर नोड है। अब तक हमने रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को अलग-अलग देखा। अब इन्हें एक साथ समझते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में रेडियल नोड की संख्या होती है रेडियल नोड्स इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1 और एंगुलर नोड की संख्या होती है एंगुलर नोड्स इक्वल्स टू l। इसीलिए टोटल नोड्स होते हैं n माइनस 1। अब इसे n इक्वल्स टू 3 के सभी पॉसिबल ऑर्बिटल्स के लिए देखते हैं। सबसे पहले 3s ऑर्बिटल n इक्वल्स टू 3 l इक्वल टू 0। यहाँ रेडियल नोड्स होंगे 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 और एंगुलर नोड्स होंगे 0, यानी 3s ऑर्बिटल में 2 रेडियल नोड्स और 0 एंगुलर नोड्स होते हैं। अब 3p ऑर्बिटल n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1। यहाँ रेडियल नोड्स होंगे 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 और एंगुलर नोड्स होंगे 1, यानी 3p ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड होता है। अब 3d ऑर्बिटल n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 2। यहाँ रेडियल नोड्स होंगे 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एंगुलर नोड्स होंगे 2, यानी 3d ऑर्बिटल में 0 रेडियल नोड्स और 2 एंगुलर नोड्स होते हैं। तो n इक्वल्स टू 3 के लिए हम साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे l बढ़ता है रेडियल नोड्स कम होते जाते हैं और एंगुलर नोड्स बढ़ते जाते हैं। यही पैटर्न हाई ऑर्बिटल में भी दिखाई देता है। जब हम n को और बढ़ाते हैं तो उसी तरह डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l के लिए रेडियल और एंगुलर नोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है। इसीलिए चाहे हम 4s, 4p, 4d, 4f देखें या उससे हायर ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर ही पहले से बता देते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर कितने रेडियल नोड्स होंगे और कितने एंगुलर नोड्स। अब तीसरा क्वांटम नंबर है m, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ l के लिए m की अलाउड वैल्यू होती है m इज इक्वल टू माइनस l से लेकर प्लस l तक। m वेव फंक्शन के एंगुलर पार्ट से जुड़ा होता है, इसीलिए n और l को फिक्स रखकर m बदलने पर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकती है। अब उस वेव फंक्शन पर वापस आते हैं जिसे हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। हाइड्रोजन लाइक एटम की वेव फंक्शन को रेडियल और एंगुलर पार्ट्स में लिखा जा सकता है। यहाँ रेडियल पार्ट r न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ वेव फंक्शन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है और एंगुलर पार्ट y डिफरेंट डायरेक्शन में वेव फंक्शन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इसीलिए n और l रेडियल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जबकि l और m एंगुलर स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने पर हमें कंप्लीट 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन मिलती है। अब पूरा कनेक्शन समझ में आता है। जब हम विजुअलाइजेशन में n, l और m चूज करते हैं तो हम कोई और आर्बिटरी शेप सेलेक्ट नहीं कर रहे होते। हम श्रोडिंगर इक्वेशन के एक पर्टिकुलर अलाउड सॉल्यूशन को चूज कर रहे होते हैं। ये क्वांटम नंबर वेव फंक्शन की रेडियल और एंगुलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं और वही मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हमें ऑर्बिटल की शेप, साइज और नोड्स के रूप में दिखाई देती है। इस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ टेक्स्ट बुक में बनाई गई शेप नहीं है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन की 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। और विजुअलाइजेशन की मदद से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स बदलने पर मैथमेटिक्स किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर को बदल देती है। अब इन ऑर्बिटल को सिर्फ देखिए नहीं, खुद एक्सप्लोर कीजिए। हमारी इंटरैक्टिव सिमुलेशन में एन, एल और एम की वैल्यू बदलकर अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स विजुअलाइज करें। रेडियल और एंगुलर नोड्स को ऑब्जर्व करें।
डिफरेंट ऑर्बिटल शेप्स कंपेयर करें और देखें कि क्वांटम नंबर्स बदलने पर वेव फंक्शन की स्ट्रक्चर कैसे बदलती है। सिमुलेशन एक्सप्लोर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट करें।